नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को कई ऑडियो वीडियो सबूत पेश किए हैं। आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने पुलिस को सबूत दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में 15 जून को एक चार्जशीट भी फाइल करने जा रही है। बता दें, कुछ दिन पहले किसानों की सोनीपत में महापंचायत हुई थी, जिसमें 15 जून आखिरी तारीख तय की गई थी। अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या किसान कल से एक्शन लेने वाले हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के कोई आरोपों को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह को जो आरोप लगाए थे महिला पहलवानों ने, उसको लेकर कुछ ऑडियो वीडियो सबूत जो हैं वो दिल्ली पुलिस के मुहैया कराए हैं। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन करने में जुटे हैं। बुधवार को केजरीवाल ने माकपा के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है, कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियां होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इसको जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर कोई किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस आया है, ऐसा नहीं है। ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ये पंजाब के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, तमिलनाडु के लिए भी आ सकता है, केरला के लिए भी आ सकता है। कोई भी फुल स्टेट की सरकार ये ना समझे कि ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली से तो इन्होंने शुरुआत की है, दिल्ली एक प्रयोग है। अगर दिल्ली के में इसको नहीं रोका गया तो कल जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें बनेंगी वहां वहां उन स्टेट्स के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा। मुझसे लिखवा लीजिए आप। तो सबको मिलके, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके, सभी पार्टियों को मिलके इसका विरोध कर। Because it is not only Delhi government involved. It can happen to any other government. It can happen to any other government. And yesterday, the ED raided the Tamil Nadu State Secretariat, the minister's office in the State Secretariat. Atrocious, how they can do. There is an elected government, elected chief minister, but the union government has ordered raid in the State Secretariat. So it can happen to any other state. All non-BJP governments are being targeted, and Delhi is the national capital. लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है और इस बैठक में अखिलेश ने सभी लोकसभा प्रभारियों के साथ 2024 के चुनाव पर चर्चा की। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 के लिए अखिलेश यादव
काम करेगी। इतना ही नहीं, हर बूथ के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीटों पर नए सिरे से रणनीति तैयार होगी। बाकायदा अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा, अब भाजपा कह रही कि उत्तर प्रदेश में जिसकी अधिकांश लोकसभा सीटें रेड जोन में हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जनता की पक्षधर समाजवादी पार्टी का लाल रंग अपना रंग दिखा रहा है। सपा की रेड पावर ही भाजपा के लिए रेड जोन है। हैशटैग 80 हराओ भाजपा हटाओ। यानी कि साफ है कि सपा वक्त रहते अपने किले के किल काटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, क्योंकि सपा को भी इल्म है कि बीजेपी के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण है और ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सपा की रणनीति जमीन पर कितना कमाल करेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि 24 की जंग यूपी में दिलचस्प बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह में मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नकल माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सरकार ने उन पर लगाम लगाई है, लोगों को उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री लेना नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम बनना है। उन्होंने टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। नकल विहीन परीक्षा आज ये यूपी की एक हकीकत है। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा उनकी निगरानी कर रहा है, यह एक हकीकत है। परीक्षा की शुचिता, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो, महाविद्यालय विद्यालयों की परीक्षा हो और चाहे वह कोई प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, इन छात्रों के लिए उस प्रकार के मंच भी उपलब्ध कराए गए हैं। आपने देखा होगा कि कहीं उन्हें टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, कहीं पर उनके लिए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, कहीं पर शिक्षकों को ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, वर्चुअल क्लासेस की व्यवस्था हो रही है। शिक्षकों के पद जो वर्षों से खाली पड़े हुए थे, अनिवार्य किया गया है कि साइंस का, मैथ्स का, फिजिक्स, इंग्लिश का शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। अतिरिक्त मानदेय देकर के भी उन्हें रखना पड़ेगा, तो भी उनसे कार्य कराओ, उन्हें मानदेय दो, लेकिन क्लास गैप नहीं होना चाहिए। एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, तेजी के साथ इस क्षेत्र में कार्य हुआ है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। याद रखना, जब कोई चुनौती आती है वही आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी कोई अलग नहीं होती है और परीक्षा केवल वही नहीं होती है जो आपको प्रश्न पत्र के माध्यम से मिलता है। जब भी कोई संकट सामने आए तो उससे भागने की बजाय अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसका सामना करना है और फिर उससे सफलतापूर्वक बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करना है। शॉर्टकट का रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं। जीवन में शॉर्टकट का मार्ग कभी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। चुनौतियों से जूझते हुए, ईमानदारी से, अपने पुरुषार्थ से सफलता की मंजिल को चूमना ही वास्तविक सफलता होती है। जर्जर पड़ चुके पुराने माध्यमिक कॉलेजेस को, इंटर कॉलेजेस को, उनके पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। नव निर्माण के साथ उसे जोड़ने का कार्य हो रहा है। गवर्नमेंट एडेड जो प्राइवेट विद्यालय थे उनके लिए भी सरकार सहयोग कर रही है। तमाम अन्य कार्यक्रम, नए नए इंटर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, नए नए संस्थाएं खोली जा रही हैं। गरीब बच्चों के लिए इस वर्ष 18 हम लोग जो अनाथ और गरीब बच्चे हैं, श्रमिकों के बच्चे हैं, 18 अटल आवासीय विद्यालय इस सत्र में हम खोलने जा रहे हैं। 18 आवासीय करेंगे, सभी अत्याधुनिक सुविधा से युक्त विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय होंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में खोले जा रहे हैं। वहीं पर उनके लिए विद्यालय है, वहीं पे छात्रावास है, वहीं स्टेडियम है, वहीं पर उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। एक नया मॉडल शिक्षा का वह भी प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है। और एक लेना छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के रैकेट के मास्टरमाइंड शहनवाज खान उर्फ बद्दो के पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे 14 दिन न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को बद्दो के मोबाइल से बहुत सारी जरूरी कॉल डिटेल मिली है। गाजियाबाद पुलिस ने 13 जून को एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 7 घंटे से ज्यादा शहनवाज उर्फ बद्दो से पूछताछ की। पुलिस को पाकिस्तान की ईमेल आईडी के बारे में जानकारी मिली। आरोपी के फोन से 30 से ज्यादा नंबर भी मिले हैं। बद्दो की पीओके के रहने वाले युवक के साथ मोबाइल चैट भी पुलिस ने बरामद की है। इतना ही नहीं, लाहौर के रहने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आईडी भी पुलिस को बद्दो के पास से बरामद हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो के पास से मोबाइल फोन और CPU को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके जरिए डेटा को रिकवर किया जाएगा। डेटा रिकवरी के बाद गाजियाबाद पुलिस एक बार फिर से बद्दो को रिमांड पर ले सकती है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बद्दो पाक का एजेंट, ऐसे सबूत कुछ मिल रहे हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए उसका फ़ोन, उसका कंप्यूटर का जो CPU है वो भेजा गया है। मोबाइल से 30 पाकिस्तान के नंबर मिले हैं जिनसे बात कंटिन्यूस करता था ये शहनवाज उर्फ बद्दो। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच चल रही अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता गुस्सा अब जनता के बीच निकलने लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बाद अब विधायक मदन बिष्ट भी प्रभारी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में इन दिनों नेताओं की गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। प्रदेश प्रभारी के खिलाफ बढ़ता आक्रोश अब पार्टी नेताओं को अलग गुटों में बांटता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे थे। अब उनके साथ द्वाराहाट से पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन बिष्ट भी प्रभारी के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। कांग्रेस में मचे हाहाकार का खामियाजा प्रदेश के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, जो नेताओं की आपसी लड़ाई में पिस रहे हैं और दो गुटों के बीच बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने खुलकर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस पर अब संगठन के नेता भी चुप्पी साध रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अब तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि वो भी जल्द अपना प्रभारी बदलेंगे, क्योंकि उनका दायित्व का निर्वहन सही से नहीं किया। आज नहीं तो कल तो हटेंगे। हम आपको ये भी बता देंगे, 1-2 दिन से आप हमारा वो लेना, इंटरव्यू लेना, हम ये भी बता देंगे कि दूसरा प्रभारी कौन आ रहा है। नहीं, प्रभारी से हमारी नाराजगी कुछ नहीं थी। जब CLP बढ़ाए, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाए, तो नैतिकता के आधार पर प्रभारी को रिजाइन देना चाहिए था। हार का जुम्मा इन्होंने लेना चाहिए था, क्योंकि टिकट बांटने में ये भी उतने हिस्से था। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उनको एज ए यहाँ के इंचार्ज से उनको इस्तीफा, हमारी नाराजगी से रखी है। देश प्रभारी को हटाने का दायित्व मेरे पास तो नहीं है। ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको दायित्व देना है, और जिसको भी दायित्व मिलेगा सब लोग जो है उनके साथ लाभबद्ध होकर चलने का काम करेगा। जो प्रभारी होता है, प्रभारी का ये दायित्व होता है कि वो जिस प्रदेश में प्रभार के रूप में काम कर रहा है वो समन्वय बनाने का काम करे, और जहाँ समन्वय नहीं बना पाता है और प्रभारी समन्वय बनाने में असफल हो जाता है, तो वहां पर ये बातें उठती हैं। कांग्रेस में विधायकों के हल्ला बोल पर संगठन के नेता खामोश हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस को अपने नेताओं को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस में संगठन नाम की चीज नहीं है। इसलिए उनके नेता अलग अलग गुटों में बैठे नजर आते हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। बीजेपी अपना जवाब देना, वो हमारे सिर उठोल से क्यों परेशान है? वो पहले अपना सिर उठोल तो ठीक कर ले। कभी सूची वायरल हो जाती है दायित्वधारियों के वितरण में, 4 मंत्री कब बनाओगे, कब क्या करोगे? जिस तरह से सतपाल महाराज वर्सेस मुख्यमंत्री का झगड़ा है, जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वर्तमान मुख्यमंत्री का झगड़ा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम तरीके की अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, तीरथ सिंह अलग कर रहे हैं, धामी जी अलग कर रहे हैं। इसका जवाब देना ही, रेखा आर्या अलग बोल रही है, इसका जवाब देना भाजपा। आंतरिक मामला मुझे बहुत कुछ कर है। जितना आपस में लड़ते रहेंगे उतना हमको लाभ मिलेगा, लेकिन क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, इसलिए चिंता खड़ी होती है। कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जनता के मूलभूत विषयों को लेकर
सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, जिसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। कांग्रेस की सत्ता लोलुपता, सत्ता के लिए ही संघर्ष है और वही संघर्ष में आंतरिक द्वंद्व पड़ा। खैर, कांग्रेस जबरदस्ती गुटबाजी के दौर से गुजर रही है। ये वो लाइलाज बीमारी के जिसका इलाज सालों साल कोई खोज नहीं पाया, मगर अब गुटबाजी के बीच प्रीतम सिंह की प्रभारी को पद से हटाने की मुहिम का रंग लाएगी, देखना दिलचस्प होगा। अभय केतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मिशन झारखंड के दौरे पर हैं। सियासत में अब राजस्थान की एंट्री भी हो गई है और वसुंधरा राजे ने झारखंड दौरे के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की। रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत में राजस्थान की भी एंट्री हो गई है। तभी तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने झारखंड की धरती पर झारखंड की सरकार को जमकर घेरा और लताड़ लगाई। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करेगी। दरअसल देवघर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने का आग्रह भी किया। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने झारखंड को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के लिए झारखंड देश में सबसे चर्चित है। आगे सरकार पर हमला बोलते हुए वसुंधरा ने कहा कि आदिवासी प्रदेश में विकास के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विकास के लिए पैसा भेज रही है, लेकिन सरकार को विकास करने की फुर्सत नहीं है। सरकार प्रदेश में विकास के बजाय खुद का विकास करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम खुद के परिवार वालों को खजाना देने की जांच चल रही है। सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके मद्देनजर वसुंधरा राजे सिंधिया से शुरू हुई झारखंड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान गोड्डा, गिरिडीह, दुमका और कोडरवा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने वाली है। राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झामुमो सरकार के तहत झारखंड में भ्रष्टाचार हावी हो गया है। भ्रष्ट झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियां तो बहुत है, लेकिन इनको बताने में बहुत सारे समय भी लग जाएगा। मैं तो इतना ही आज यहाँ कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने तो देश को अच्छे से अच्छा जो करना था वो तो उन्होंने करके आप लोगों को कुछ तो दिखा दिया है। अब कुछ हमारी बारी है, हम सबको भी ध्यान देने की जरूरत है और हम भी देश के लिए कुछ करें, यही मेरा विश्वास है। यानी ये कि झारखंड के भ्रष्टाचार की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि राजस्थान समेत देश के कोने कोने में है। ऐसे में सवाल ये कि देश की अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए सरकार आखिर क्या प्रयास करेगी। साथ ही सवाल ये भी कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के सहारे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। संभल में एक पटाखा कारोबारी के गोदाम पर अचानक ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब घंटे भर तक गोदाम में आतिशबाजी आग का रूप लेती रही और धुएं का गुबार आसमान को छूने लगा। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 1 दर्जन लोग घायल बताया जा रहा है, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में पिछले 2 महीने लोगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। इनमें से एक आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का था। घटना के बाद पुरोला और आसपास के इलाकों में तनाव बढ़ गया था। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की कथित घटनाओं के खिलाफ 15 जून को महापंचायत बुलाई थी। इसका ऐलान प्रधान संगठन ने किया था और इसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और देवभूमि रक्षा अभियान ने समर्थन दिया था। बुधवार को उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने महापंचायत की परमिशन देने से इनकार कर दिया है। कस्बे में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिससे किसी भी इलाके में 4 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी की एक अतिरिक्त कंपनी की तैनाती की गई है। तो उत्तराखंड में लव जिहाद पर ये बवाल सामने आया है। उत्तरकाशी में लव जिहाद की आग, देवभूमि में नया फसाद शुरू हो गया है। उत्तराखंड के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद के मामलों के बाद किया गया है। हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। वहीं इस बीच पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने क्या कुछ कहा,
वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये बात कही गई है। तो धर्म नहीं नागरिक की हैसियत से देखें, ये बात सामने आई है। डीजीपी से मिला है कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। पुरुला महापंचायत पर रोक लगाए जाने की मांग कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने की है। उत्तराखंड के पुरुला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लफ्जियात के मामलों के बाद किया गया है। हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुस्लिमों ने भी महापंचायत करने का ऐलान कर दिया। वहीं इस बीच पुरुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर डीजीपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।